नाइल की बरसात। खुश आमदीद दोस्तों। कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। शुक्रिया। खलील अपने वालिद हाशिम के साथ पंजाब के एक छोटे से गांव क्रमपुर में खेती बाड़ी करता था, लेकिन खेती से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। कभी खेत सूख जाता तो कभी जानवरों के आ बढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो जाती। ये सब देखकर खलील को बहुत दुख होता, मगर वो कुछ कर भी नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी मां खदीजा से कहा, मुझे खेती करना तो बहुत पसंद है, मगर इसमें बहुत नुकसान है। बार बार फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं कराची जाकर कुछ काम धंधा करना चाहता हूँ। इस पर खलील की मां खदीजा ने फिक्रमंद होकर कहा, बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि तो शहर जाकर कोई बड़ा काम शुरू करे। वैसे भी वहां जाकर क्या करेगा। खलील ने हिम्मत बांध कर कहा, आप फिक्र न करें, मैं कराची जाकर कोई ना कोई नौकरी तलाश कर लूंगा, फिर जो मिलेगा वो करूंगा। खदीजा ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, अगर तू शहर जाना चाहता है तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मगर कोई गलत काम मत करना। उसके बाद खलील गांव छोड़कर कराची आ गया। शहर में उसने बहुत कोशिश की, मगर कहीं नौकरी नहीं मिली। 4-5 दिन यहां वहां भटकने के बाद गांव से लाए हुए थोड़े बहुत पैसे भी खत्म हो गए। अब खलील को खाने पीने में परेशानी होने लगी और रात गुजारने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। कुछ दिन तो वो सिस्ते सराय में ठहरा, लेकिन जब पैसे खत्म हुए तो उसे सड़क पर सोना पड़ा। जिस सड़क पर खलील सोता था, इसके सामने एक बड़ा सा बंगला था। इसके साथ एक बाग भी था। वहां ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती थी और रात को बिल्कुल खामोशी रहती थी। चनांचा खलील ने उस बंगले के बाहर एक कोने में रातें गुजारनी शुरू कर दी। इसके पास एक पुराना थैला था, जिसे वो तकिया बनाकर सर के नीचे रखता और एक पतली चादर ओढ़ लेता। इस तरह खलील ने कुछ रातें इसी कोने में गुजारे। एक दिन भर काम की तलाश में भटक कर खलील थक गया। शाम को वो बंगले के कोने में आकर बैठ गया। वो अपने थैले पर सर रखे और चादर लपेटे बैठा था। उसके आसपास झाड़ियां थीं। शायद वो कोना बंगले के बाग का हिस्सा था। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वो? ये सुनकर खलील घबरा गया। उसने देखा कि दूर से एक औरत उसकी तरफ आ रही है। वो करीब आई और रुककर बोली, तुम कौन हो यहाँ? क्या कर रहे हो? खलील ने डरते डरते जवाब दिया, मैं बस यहीं रात गुजार रहा हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो औरत इस बंगले की मालकन थी। उसका नाम मारिया था। खलील को इस हाल में देखकर इसके चेहरे पर तरस झलकने लगा। उसने कहा, तुम इस तरह सड़क पर कैसे रहोगे? आओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। मारिया की बात पर खलील को यकीन नहीं आया, मगर जब उसने दोबारा बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो, अंदर चलो, तो खलील उसके साथ बंगले के अंदर चला गया। बंगले में जाकर मारिया ने उसे खाना दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दिया। साथ ही उसने खलील को कुछ काम सौंप दिए, जैसे बाग की देखभाल और घर के छोटे मोटे काम। मारिया इस बड़े बंगले में अकेले रहती थी, लेकिन अब जब खलील भी वहीं रहने लगा तो दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बातचीत बढ़ने लगी। मारिया का मिजाज बहुत नर्म था, इसलिए खलील को उसका साथ अच्छा लगने लगा। इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी जो खलील को उसकी तरफ खींचती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद खलील ने बहुत मेहनत करके छोले भटके एक छोटा सा ठेला शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेहनत रंग लाई और वो ठेला एक बड़े होटल में तब्दील हो गया। लेकिन ये बात उसने मारिया को कभी नहीं बताई। मारिया उसे अब भी एक आम सा गरीब लड़का ही समझती थी। एक दिन खलील बंगले के हाल में बैठा था, तभी मारिया बाहर आई। इसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और उसने सिर्फ एक छोटा सा तौलिया लपेटा हुआ था। इसकी खूबसूरती देखकर खलील का दिल धड़कने लगा। वो पूरी तरह उसकी तरफ खींचा गया। इस लम्हे वो अपने आप को रोक ना पाया और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और फिर दोनों ने मिलकर सारी रात गुजारी। दोस्तों, खलील और मारिया की ये कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना और एक लाइक भी देना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खलील अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए कराची शहर आया था। उसे लगा था कि यहाँ आते ही उसे काम मिल जाएगा और उसकी जिंदगी सनूर जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। उसने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी।
फिर चंद दिनों में गांव से लाया हुआ थोड़ा बहुत पैसा भी खत्म हो गया। अब खलील के पास न खाने को कुछ था और न रहने को कोई जगह। उसकी रातें सड़क पर कटने लगीं। एक रात इसी तरह सड़क पर घूमते हुए इसकी नजर सामने एक शानदार बंगले पर पड़ी। बंगला तो दूर की बात थी, मगर उसके बाग का एक कोना उसे महफूज लगा। इस रात से खलील ने बाग के उसी कोने को अपना ठिकाना बना लिया और वहीं सोने लगा। एक रात खलील बाग के कोने में चादर ओढ़ कर सो रहा था। तभी बंगले की मालकिन मारिया वहां आ गई। उसने खलील को सोते देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर खलील घबरा गया। वो फौरन उठकर बैठा और बोला, मैडम, माफी कीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी अपना थैला समेटना शुरू किया, लेकिन तभी मारिया ने उसके थैले की तरफ देखा और कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फिर उसने खलील का थैला उठाया और शक भरी नजरों से उसमें रखा सामान देखने लगी। थैले में खलील के कुछ पुराने कपड़े और थोड़ा सा सामान था। ये देखकर मारिया ने थैला नीचे रख दिया और दोबारा पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? खलील ने अदब से जवाब दिया, मैडम, मेरा नाम खलील है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव क्रमपुर से कराची काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से मुझे कहीं काम नहीं मिला। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए, इसलिए कुछ दिनों से मैं रात को इस बाग में सो रहा हूँ। लेकिन मैडम, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये कहकर खलील ने हाथ जोड़ लिए। मारिया ने नरम लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए? खलील ने झुझकते हुए कहा, नहीं मैडम, बस अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं रात को यहाँ सो सकता हूँ? मारिया ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। ये कहकर वो वहां से चली गई। खलील ने सुकून का सांस लिया और फिर से अपना थैला, सर के नीचे रखा चादर उड़ी और सो गया। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकला, लेकिन इसे कहीं कोई काम नहीं मिला। शाम को थका हारा वो दोबारा इसी बंगले के कोने में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब भूख की वजह से इसे नींद नहीं आ रही थी। तभी इसने देखा कि मारिया फिर से इसकी तरफ आ रही है। इसे देखकर खलील फिर से घबरा गया। वैसे मारिया के रोबदार अंदाज से ये साफ जाहिर था कि वही इस बंगले की मालकिन है। वो करीब आकर बोली, बस तुम्हारा हाल पूछने आई हूं, काम मिला नहीं? खलील ने अदास लहजे में कहा, मैडम, अभी तक कोई काम नहीं मिला। मैं रोज कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। इस पर मारिया ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई काम का इंतजाम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुमने कुछ खाया है? इस पर खलील खामोश ओश रहा। इसका जवाब ना सुनकर मारिया समझ गई कि इसने कुछ नहीं खाया। वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ये कहकर वो 2 कदम चली, फिर पलटी और बोली, अरे छोड़ो, एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो। अब तुझे तकलीफ क्यों दूं? इस पर खलील हिचकचाया और बोला, मैडम, इसमें आपको तकलीफ होगी। मारिया हंसकर बोली, अरे उसमें क्या तकलीफ है, चलो कोई बात नहीं। तब उसके इसरार पर खलील उसके पीछे चल पड़ा। बाग से गुजरते हुए वो दोनों बंगले के मेन दरवाजे तक पहुंचे। मारिया ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। खलील उसके पीछे पीछे चल रहा था। अंदर जाकर मारिया ने इसे सोफे पर बैठने को कहा और खुद एक कमरे में चली गई। खलील ने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो इसे बंगला बहुत खूबसूरत और बड़ा लगा। इस घर में तरह की सजावट की चीजें मौजूद थीं। इतना शानदार घर उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। इसे लगा जैसे वो किसी
और ही दुनिया में आ गया हो। थोड़ी देर बाद मारिया एक गिलास पानी लेकर आई। खलील ने पानी पिया। फिर मारिया दूसरे कमरे में गई और एक थाली में ढेर सारा खाना लेकर वापस आई। इसने थाली खलील के सामने टेबल पर रखी और बोली, अब आराम से खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, पेट भर के खाओ। खलील ने सर हिलाया, लेकिन फिर भी खाना शुरू करने में हिचकचाहट महसूस कर रहा था। इसके दिल में एक अनजाना सा डर था। मारिया ने इसकी झुझक को देख लिया और हंसकर बोली, अरे खलील के खाने में कुछ मिलाया है। ये कहकर इसने मजाक में थाली से 2-3 लकमे खा कर दिखाए। इससे खलील को हिम्मत मिली। और इसने खाना शुरू किया। कई दिनों बाद इसे पेट भर कर खाना मिला था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगा। मारिया पास के सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। जब खलील ने खाना खत्म किया तो मारिया ने पूछा, पेट भर गया ना? खलील ने जवाब दिया, जी मैडम, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मारिया मुस्कुरा कर बोली, अब फिक्र मत करो रो खलील, रात हो गई है। कल मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगी। और अब तुम्हें बाग के कोने में सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें रहने के लिए एक कमरा देती हूँ। चलो मेरे साथ। ये कहकर मारिया उठी और आगे चल पड़ी। खलील अभी भी हिचकचा रहा था और वहीं बैठा रहा। मारिया रुकी और बोली, अरे चलो ना। तब जा जा कर खलील ने हिम्मत की और मारिया के पीछे पीछे चल पड़ा। मारिया एक कमरे के पास जाकर रुकी। उसने दरवाजा खोला और बोली, अब तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। ये कहकर वो चली गई। खलील पिलोकिन पर बैठ गया। वो कमरा बहुत शानदार था और इतना आरामदेह पिलिंग उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। दिन भर की थकन की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह जब खलील की आंख खुली तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्योंकि इसने दरवाजा बंद नहीं किया था, वो खुला ही था। मारिया अंदर आई और बोली, खलील जागो और ताजा हो जाओ। खलील फौरन उठा और तैयार हुआ। फिर मारिया ने इसे दूसरे कमरे में बुलाया। खलील वहां जाकर सोफे पर बैठ गया। वहां एक और औरत नजर आई। शायद वो घर की नौकरानी थी जिसका नाम कामिली था। कामिली ने खलील के लिए चाय और नाश्ता लाकर दिया। खलील ने नाश्ता किया। कई दिनों बाद इसे अच्छा और पेट भर कर खाना मिला था, जिससे इसे सुकून मिला। थोड़ी देर बाद मारिया आई और बोली, खलील तुमने कितनी पढ़ाई की है? खलील ने जवाब दिया, मैडम ज्यादा नहीं, मैं 12वीं जमात तक पढ़ा हूँ। मारिया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैंने एक जगह बात की है, फिक्र मत करो, वहां तुम्हें काम मिल जाएगा। खलील ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। मारिया शायद कहीं बाहर जा रही थी। इसने एक खूबसूरत शफाफ साड़ी पहनी हुई थी। इसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास थी। इसकी बातें कोयल की तरह मीठी थीं। इस साड़ी में इसकी रंगत और ज्यादा निखर रही थी। लेकिन खलील ने अपनी निगाहें काबू में रखें। फिर उसने पूछा, मैडम काम के लिए कहाँ जाना है? मारिया ने मस्कराकर एक डायरी खोली, इसमें कुछ लिखा और फिर कागज फाड़कर खलाल को दिया और बोली, ये पता है, इस जगह जाना। और सुनो, अगर वहां रहने का इंतजाम हो जाए तो ठीक है, वरना तुम कुछ दिन मेरे पास रह सकते हो जब तक तुम्हारी अच्छी कमाई शुरू ना हो जाए। और जब कमाई शुरू हो जाएगी तो तुम किराए के पे कमरे में चले जाना। वहां जाकर मेरा नाम बता देना, तुम्हें कमरा सस्ते में मिल जाएगा। खलील ने पूछा, मैडम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मारिया ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, मेरा नाम मारिया है। खलील ने कहा, मारिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। फिर
खलील मारिया के दिए पता पर पहुंचा। वो एक बड़ा और शानदार होटल था। होटल के मैनेजर, जिनका नाम वसीम था, उन्होंने खलील को काम पर रख लिया। इस दिन भर काम करने के बाद खलील बहुत थक गया, लेकिन उसे सुकून भी था कि आखिरकार उसे काम मिल गया। जब उसने रहने के इंतजाम के बारे में पूछा तो होटल के मालिक वसीम ने कहा, फिलहाल यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। अगर होती तो जरूर तेरे रहने का इंतजाम करता। ये सुनकर खलील को मायूसी हुई। तब उसे मारिया की बात याद आई। उसने सुबह कहा था कि अगर रहने की जगह ना मिले तो वो खलील ने मारिया के घर जाने का आ सकता है। अब खलील ने मारिया के घर जाने का फैसला किया। उसे डर लग रहा था कि इतनी रात गए जाने से मारिया को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन मारिया की भरोसा दिलाने वाली बातें याद करके उसने हिम्मत की। वो दबे कदमों से बंगले के मेन दरवाजे के पास जाकर बील बजाने लगा। कुछ लम्हों बाद मारिया ने दरवाजा खोला। खलील को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, अरे तुम आ गए। वहां रहने अदब से कहा, वहां रहने की जगह नहीं मिली क्या? मैडम, वहां कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए मुझे यहां वापस आना पड़ा। मारिया ने हंसकर जवाब दिया, ठीक है, इसकी कोई फिक्र मत करना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम कुछ दिन यहाँ रह सकते हो। इसके बाद खलील बंगले के अंदर गया और मारिया सूफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। तभी खलील ने धीरे से कहा, मैडम, मैं अब अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। मारिया ने कहा, ठीक है, जाओ। शब बखैर। खलील ने भी शब बखैर कहा और अपने कमरे में चला गया जो इसे कल मिला था। लेकिन अब सोते वक्त खलील के दिल में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि मारिया मैडम उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की इतनी बेलौस मदद नहीं कर देता। ये बात उसे हैरान कर रही थी, लेकिन ये बात सीधे पूछना उसे मुनासिब न लगा। उन्हीं ख्यालों में डूबा वो सो गया। अगली सुबह खलील जल्दी उठा, तैयार हुआ और काम पर जाने के लिए निकलने लगा। तभी मारिया ने आवाज दी, अरे खलील, जरा रुको। कहाँ जा रहे हो? चाय नाश्ता तो क्या ही नहीं। इस पर खलील ने हिचकचाते हुए कहा, मैडम, रोज आपके यहाँ नाश्ता करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं, इसलिए मैं अब और आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। मारिया हंसकर बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं, अब बैठो और नाश्ता करो। वैसे आज काम वाली नहीं आई तो मैंने खुद ही नाश्ता बनाया है, इसलिए खाकर बताना कि मेरे हाथ का नाश्ता कैसा लगा। ये कहकर वो किचन में चली गई। खलील सूफे पर बैठ गया। जब मारिया किचन की तरफ जा रही थी तो खलील की नजर ना चाहते हुए भी इस पर पड़ी, क्योंकि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने एक सादा सा लिबास पहना था, लेकिन इसकी गौरी रंगत की वजह से वो लिबास भी बहुत दिलकश लग रहा था। इस लिबास में वो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। अचानक मारिया ने पीछे मुड़कर खलील को देखा और इसकी निगाहें पकड़ लीं। फिर वो शरारती अंदाज में मुस्कराई और बोली, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? खलील घबरा गया और झट से बोला, कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। मारिया हल्का सा हंसकर फिर अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो गरम चाय और नाश्ता लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, ये लो, आराम से खाओ, अभी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, वक्त बहुत है। खलील ने चाय का प्याला उठाया और पीने लगा। मारिया भी उसके सामने बैठकर चाय पीने लगी। वैसे तो उसके हाथ का नाश्ता इतना मज़ेदार था कि खलील का दिल खुश हो गया। फिर खलील ने हिम्मत जटाकर कहा, मारिया मैडम, अगर आप बरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मारिया ने गरम जोशी से कहा, अरे बोलो ना, इसमें सोचने की क्या बात है?
खलील ने कहा, मैडम, अब मेरे जैसे गरीब लड़के की इतनी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि आज के दौर में कोई किसी की वो भी बगैर मफाद के मदद नहीं करता। इसलिए मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसे गलत मत समझना। मैं कई दिनों से शहर में भटक रहा था, लेकिन कोई मुझे पानी तक नहीं देता था, और आपने मुझे अपने घर में जगह दी, फिर खाना दिया। ये मेरे लिए बहुत हैरानकिन बात है। मारिया ने गहरी सांस ली और बोली, खलील, तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, मैं बताती हूँ। वो कुछ देर रकी और फिर बोली, जब मैं छोटी थी, शायद 6 या 8 साल की, तब मैं अपने अम्मी अबू के साथ रहती थी। लेकिन अचानक हमारे शहर में फसाद शुरू हो गए। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं कहाँ रहती थी, मेरा शहर कौन सा था, मेरा घर कैसा था और किस कॉलोनी में था। यहाँ तक कि अब मुझे अपने अम्मी अबू का चेहरा भी साफ याद नहीं, लेकिन इतना याद है। कि मैं उनके साथ थी। मारिया ने अपनी बात जारी रखी। अचानक हमारे इलाके में फसादी आ गए और उन्होंने कुछ घरों में आग लगा दी। उन्हीं में हमारा घर भी जल गया। आग की लपटों में हम यहाँ वहां भागने लगे। मुझे नहीं पता कि इस आग में मेरे अम्मी अबू मर गए या कहीं खो गए, लेकिन हमारा घर मुकम्मल जलकर राख हो गया। आसपास कोई जाने वाला नहीं था। तब मैं बिल्कुल अकेली और यतीम हो गई थी। ये कहते हुए मारिया की आंखें नम हो गईं। फिर वो बोली, इसके बाद मैं सड़कों पर भटकने लगी। कोई कुछ देता तो खा लेती, कभी लोगों से पैसे मांगती। हालांकि मेरे कपड़े भी फट गए थे और उन्हीं कपड़ों में मुझे रातें कभी पल के नीचे तो कभी सड़क पर काटनी पड़ती थीं। खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। खलील खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। मारिया ने आगे कहा, एक दिन सड़क पर भटकते हुए मुझे एक जोड़े ने देखा। उनका नाम काशिफ और हलीमा था। उन्होंने ही मुझे अपने घर ले जाकर सहारा दिया। वैसे उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। यूं मुझे फिर से माँ बाप जैसा प्यार मिला। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया, पढ़ाई करवाई। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो पता नहीं क्यों अल्लाह ने उन्हें अपने पास बिला लिया। तब से मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मारिया ने खलील की तरफ देखा और बोली, खलील, जब मैंने तुम्हें सड़क पर देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरे दिल से आवाज आई कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी। मारिया की बातें सुनकर खलील की आंखें भी नम हो गईं। इसे कभी लगा ही नहीं था कि मारिया जैसी औरत जो इतनी बावकार और खूबसूरत लगती है, उसने भी इतने बड़े दिन देखे होंगे। तब से उसका मारिया के लिए एहतराम और बढ़ गया। कुछ देर तक दोनों आपस में बातें करते रहे। बातों ही बातों में काफी वक्त गुजर गया। फिर खलील को अचानक ख्याल आया कि इसे काम पर देर हो रही है। नाश्ता खत्म करके वो जल्दी जल्दी होटल के लिए निकल गया। वैसे जिस होटल में खलील को काम मिला था वो कराची का एक बड़ा और शानदार होटल था। वहां इसे किचन में सब्जियां काटने और खाना तैयार करने जैसे छोटे मोटे काम दिए गए थे। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस काम की आदत हो गई और इसे वहां मजा आने लगा। खलील को खाना बनाने का शौक पहले से था, क्योंकि गांव में वो अपनी माँ खदीजा की रसोई में मदद किया करता था और कभी कभी नए नए खाने बनाने की कोशिश भी करता था। अब यहाँ होटल में इसे तरह तरह की सब्जियां काटने के तरीके और मुख्तलिफ खानों की तरकीबें सीखने को भी मिल रही थीं। यूं खलील का रोज का मामूल बन गया था कि दिन भर वो होटल में काम करता और रात को मारिया के बंगले में वापस आता। एक दिन वो सुबह जल्दी उठ गया, नहा धोकर गैलरी में अखबार पढ़ने बैठ गया।
बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो वो जल्दी ही अंदर हाल में आकर अखबार पढ़ने लगा। मारिया थोड़ी देर बाद उठी और नहाने के लिए बाथ रूम में चली गई। खलील अखबार में डूबा हुआ था, हालांकि इसे बाथ रूम से पानी की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद मारिया नहाकर बाहर आई, तब भी खलील अखबार में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही मारिया नहाकर हाल में आई, खलील का ध्यान अचानक इसकी तरफ चला गया और मारिया को देखकर वो हैरान रह गया। मारिया ने एक छोटा सा तौलिया ही लपेटे था जो इसके घुटनों तक आ रहा था। इसके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो सीधा इसके कंधों पर गिर रहा था। इसे मालूम नहीं था कि खलील हाल में बैठा है। अचानक ही मारिया ने खलील को वहां देखा तो वो चौंक गई और बोली, अरे तुम यहाँ इतनी सुबह कैसे उठ गए? इस पर खलील अटकते हुए बोला, मीडम, और फिर खामोश हो गया। इसने जल्दी से अपनी निगाहें फेर लें। तभी मारिया को अपनी हालत का एहसास हुआ तो वो फौरन बाथरूम की तरफ भाग गई। वो साड़ी पहनकर लौटी, लेकिन कुछ के अब खलील उसकी तरफ नहीं देख रहा था। तभी मारिया उसके पास बैठी तो खलील ने शर्मिंदगी से कहा, मैडम माफ करना, गलती हो गई। इस पर मारिया हंसकर बोली, अरे सूरी किस बात की? सूरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम यहाँ हो सकते हो, जबकि मैं यूं ही बाहर आ गई। मारिया ने इस बात को इतने आसान अंदाज में लिया कि खलील का दिल बिल्कुल हल्का हो गया। हालांकि इसे डर था कि मारिया उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन उसकी समझदारी ने खलील को बहुत राहत दी। फिर मारिया ने कहा, आज भी काम वाली नहीं आएगी? इस पर खलील ने जवाब दिया, मैडम मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं निकलता हूं। मारिया हंसकर बोली, ठीक है, फिर जाओ। और फिर खलील बाहर निकल गया। सुबह उसने घर पर नाश्ता नहीं किया था तो उसे भूख लग रही थी। रास्ते में उसे एक छोटी सी ठेले वाली दुकान नजर आई जहां तरह तरह का नाश्ता बन रहा था। खलील ने वहां पहली बार नाश्ता किया। नाश्ता करते हुए उसने ठेले वाले से पूछा, भाई तुम ये नाश्ता की गाड़ी कब से चला रहे हो? ठेले वाले ने बोला, कई सालों से चला रहा हूं भाई। वैसे नाश्ता ठीक था, लेकिन खलील को उसका जायका कुछ खास नहीं लगा। फिर उसने सोचा कि इसे सलाह देना मुनासिब नहीं और वो नाश्ता करके आगे बढ़ गया। वापस आते वक्त खलील फिर इस ठेले वाले से कहा, भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो हाँ कहना, वरना छोड़ देना। खलील बोला। ठेले वाले ने कहा, मेरा नाम खलील है, मैं यहाँ एक होटल में काम करता हूँ, मुझे कुछ अच्छी तरकीबें आती हैं। अगर तुम मुझे अपने काम में शामिल कर लो तो हम दोनों मिलकर अच्छा कारोबार कर सकते हैं। इस पर ठेले वाले ने जवाब दिया, भाई मैं ये गाड़ी कई सालों से चला रहा हूं, कई तरह के तरीके भी अपनाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब मैं इसे बेच कर गांव लौटना चाहता हूं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए ये गाड़ी बेचने के लिए लगा रखी है, मगर अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। खलील ने पूछा, ये गाड़ी कितने में बेच रहे हो? ठेले वाले ने बोला, बस 400 रुपए में। तभी खलील के दिमाग में ख्याल आया कि अगर वो ये गाड़ी खरीद ले और खुद नाश्ता का कारोबार शुरू करे तो कैसा रहेगा। इसने फौरन कहा, भाई मैं ये गाड़ी खरीदने को तैयार हूं। ये सुनकर ठेले वाला बहुत खुश हुआ। खलील ने कहा, भाई मैं कल आता हूं। ठेले वाले ने बोला, ठीक है भाई, जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन खलील इस ठेले वाले के पास पहुंचा। इसके पास कुछ महीनों की मेहनत से जमा किए हुए 400 रुपए थे, फिर बचे हुए
कुछ पैसों से उसने गाड़ी को ठीक करवाया और सामान खरीदा। उसने गाड़ी को ठीक करवाया और सामान खरीदा। इसके बाद उसने नाश्ता और खाना बेचना शुरू किया। शुरू में वो सैंडविच, समोसे, मोसे और दूसरे नाश्ते के पकवान और दाल चावल बनाने लगा। लेकिन खलील ने मारिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तब से वो रोज अपनी गाड़ी पर काम करने लगा और अच्छा मुनाफा कमाने लगा। एक दिन इसने मारिया से कहा, मैडम, मैं कई महीनों से आपके यहाँ रह रहा हूँ। आप मुझसे कोई किराया नहीं लेते, इसलिए आपको मुझसे किराया लेना चाहिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको मुझसे किराया लेना चाहिए। इस पर मारिया हंसकर बोली, खलील, तुम फिक्र मत करो। जब तुम अच्छा कमाने लगोगे तब मुझे दे देना। तब मैं भी तुम्हें यूं ही फ्री में नहीं रहने दूंगी। मारिया की बातों ने खलील के दिल को सुकून दिया। एक दिन हफ्ता था। हफ्ते के दिन खलील अपनी गाड़ी बंद रखता था और मारिया की भी छुट्टी होती थी। दोपहर का वक्त था। खलील हाल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मारिया आई और बोली, खलील, मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ, जरा देखो ना। खलील सोफे पर बैठा था तो मारिया उसके पास आकर बैठ गई। उसने गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसने अपनी ओढ़नी हटाई और खलील से कहा, देखो तो। खलील ने मारिया के कुंधे की तरफ देखा। फिर उसने एक हाथ से उसके बाल एक तरफ किए और बोला, मैडम, यहां तो कुछ खास नहीं लग रहा। मारिया ने कहा, पर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। कल से कुछ समझ नहीं आ रहा। खलील, अगर तुम्हें आतराज ना हो तो जरा दबा दोगे। खलील ने जवाब दिया, हाँ मैडम, क्यों नहीं। उसके बाद मारिया सोफे पर उसके सामने बैठ गई। खलील उसके कुंधे के पास बैठा और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। कुछ देर बाद मारिया को आराम मिलने लगा तो वो बोली, खलील, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थोड़ी ही देर में कितना अच्छा लग रहा है। मारिया की लंबी ज़ल्फें, गौरा रंग, बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और खूबसूरत कद। इसकी ऊंचाई शायद 5 फुट 4 इंच थी। जो भी हो, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखते ही कोई देखता रह जाए। उसके हिस्न का जादू अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। खलील उसके पास ही था। उसके दिल में ख्याल आया, मारिया मैडम मुझसे ऐसा क्यों करवा रही हैं? कहीं उन्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? क्या मैं उन्हें अच्छा लगता हूं? फिर उसने सोचा कि ये सब उसकी दूर की सोच है। भले ही उसे मारिया पसंद थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसका प्यार कभी कामयाब नहीं हो सकता। वैसे भी मारिया उससे 4 साल बड़ी थी। खलील सोच में पड़ गया कि क्या कोई औरत अपने से छोटे आदमी से प्यार करेगी, क्योंकि ज्यादातर औरतें अपने से बड़ी उम्र के आदमी को पसंद करती हैं। अभी खलील यही सब सोच ही रहा था कि अचानक मारिया ने अपनी गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल खलील के चेहरे के करीब आ गया। उसके गुलाबी होंठ साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें किसी लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं थी। मारिया ने खलील की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा और करीब लाई। फिर अचानक इसने खलील के होंठों पर एक बोसा दे दिया। इसका एक हाथ खलील के पेट पर था और वो कुछ देर तक वैसे ही रही। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि खलील के पास जवाब देने का मौका ही नहीं था। हालांकि उसे ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे अपनी हैसियत का भी एहसास था, इसलिए वो खामोश रहा। कुछ लम्हे बाद मारिया को भी अपनी हरकत का एहसास हुआ, तो वो जल्दी से बोली, खलील रखो, मैं अभी आई। और फिर वो वहां से चली गई। खलील कुछ देर वहीं बैठा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में उलझन पैदा हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लगा जैसे वो बेहोश होने वाला हो। कुछ देर बाद मारिया वापस आई और बोली, खलील, माफ करना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना जो मैंने किया? खलील ने झुझकते हुए कहा, मैडम, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप और मैं, हमारे दरमियान जमीन आसमान का फर्क है, और मैं आपसे छोटा भी हूं। मारिया पास आकर बोली, ऐसा कुछ नहीं, चाहे तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, 3-4 साल का फर्क कोई मानी नहीं रखता। और चाहे तुम पैसों से अमीर ना हो, मगर इन चंद महीनों में मैंने जाना है कि तुम्हारा दिल साफ और नेक है। तभी कामली यानी उनकी नौकरानी वहां आ गई और बोली, बोलो मैडम, आज
शाम को क्या खाना पकाना है। कामली के आते ही मारिया और खलील की बात अधूरी रह गई। दोनों खामोश हो गए। इस रात खलील को नींद नहीं आई। वो बार बार मारिया की बातें और इस लम्हे को याद करता रहा। अगले दिन वो अपने काम पर गया और अपनी नाश्ता की गाड़ी पर जी जान से मेहनत करने लगा। उसने नई नई तरकीबें आजमाई और तरह तरह के पकवान बनाए। फिर अगले 3 महीनों में ही उसने कमाई से एक छोटी सी दुकान खरीदी और वहां अपना होटल खोल लिया। खलील का होटल जोर शोर से चलने लगा। उसने कुछ लड़कों को काम पर रखा और अच्छे बावर्ची भी मुलाजिम रखे। इससे उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। हर महीने अच्छा खासा पैसा जमा होने लगा। 5 महीनों के अंदर ही खलील ने एक और बड़ा होटल किराए पर ले लिया और वहां भी कारोबार शुरू कर दिया। इसके खाने का जायका लोगों को बहुत पसंद आता था। वो अलग अलग तरकियों के साथ एली मयार का खाना पेश करता था। इस वजह से ढेर सारे ग्राहक उसके होटल की तरफ खींचे चले आते थे। 1 साल के अंदर ही खलील ने अपना जाती बड़ा होटल बना लिया और उसका नाम रखा मारिया फायो सटार होटल। वहां उसका कारोबार खूब चलने लगा। अब उसके पास कई मुलाजिम काम करने लगे थे। उसका होटल इतना मशहूर हो गया कि अगले 5 महीनों में ही उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया। फिर उसने कुछ पैसे अपने गांव करमपुर में अपनी माँ खदीजा और वालिद हाशिम को भेजे। लेकिन खलील खुद का रहन सहन सादा ही रखता था। तब भी मारिया को खलील के कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके लिए वो अब भी वही गरीब लड़का था। खलील ने अपनी जिंदगी को सादा रखा सिर्फ मारिया के लिए। एक दिन दोपहर को खलील घर पर ही था। मारिया ने पूछा, खलील आज काम पर नहीं जाओगे? खलील ने जवाब दिया, नहीं मैडम, आज दिल नहीं था इसलिए नहीं गया। मारिया हंसकर बोली, चलो आज हम बाहर से खाना मंगवाते हैं। हमारे शहर में मारिया फाइव स्टार होटल नाम का एक बड़ा होटल खुला है। सुना है वहां के सारे पकवान बहुत लजीज हैं। वैसे इस होटल का नाम मेरे नाम पर है, तो मुझे बड़ा तजस्सुस है कि कभी हम वहां जाकर खाना खाएं। लेकिन आज वहीं से खाना मंगवाते हैं। वो दरअसल खलील के ही होटल की बात कर रही थी, लेकिन खलील ने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद मारिया ने ऑनलाइन खाना मंगवाया। फिर दोनों ने मजे से खाना खाया। मारिया को वो खाना बहुत पसंद आया और वो खाते खाते उसकी तारीफ करती रही। खलील को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन अचानक मारिया बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। खलील को खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां उसे मालूम हुआ कि मारिया को खून की जरूरत है, लेकिन उसका जो ब्लड ग्रुप था वो पूरे अस्पताल में दस्तयाब नहीं था। खलील ने कई ब्लड सेंटर्स में पूछा, मगर कहीं भी वो ग्रुप नहीं मिला। इसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा खून लीजिए, मैं खून देने को तैयार हूं। डॉक्टर ने जवाब दिया, पहले तुम्हारे खून की जांच होगी। अगर ये मारिया के लिए सही हुआ तो तभी इस्तेमाल कर सकेंगे। खलील ने कहा, ठीक है, आप चेक कीजिए। खलील के खून की जांच हुई और वो मारिया के लिए सही निकला। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मारिया को ज्यादा खून चाहिए। तुम्हारा जिस्म इतना खून देने पर शायद बर्दाश्त ना कर पाए। खलील ने जिद पकड़ कर बोला, डॉक्टर कुछ भी हो जाए, मेरा खून लीजिए और उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टरों ने इसकी जिद पर खून लिया और मारिया को लगा दिया। कुछ दिन बाद मारिया बिल्कुल ठीक हो गई। इसे पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखकर खलील के दिल को सुकून मिला। एक दिन शाम को तकरीबन 7 बजे खलील बरामदे में खड़ा मोबाइल पर कारोबार से मुताल्लिक चीजें देख रहा था। तभी मारिया आई और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। हंसकर बोली, अरे किया हुआ, मोबाइल में इतने मसरूफ क्यों हो? खलील ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही वक्त गुजार रहा था। मारिया बोली, खलील मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। खलील हैरान हुआ और बोला, क्यों? मारिया ने जवाब दिया,
इस दिन जब मैं अस्पताल में थी तो मुझे खून की सख्त जरूरत थी, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा था। तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई। डॉक्टरों ने मुझे सब बताया। तुम ही मेरे लिए खुदा बनकर आए थे। ये सुनकर खलील के दिल में खुशी और शर्मिंदगी दोनों छा गई। तभी मारिया ने कहा, खलील, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। खलील ने कहा, हाँ पूछो। मारिया ने कहा, पहले एक बात मानू, मुझे मैडम कहना बंद करो, तुम मुझे मारिया कह सकते हो। ये सुनकर खलील बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है मारिया, अब बताओ क्या पूछना है। मारिया ने खलील का हाथ पकड़ा और थोड़ा झुझकते हुए बोली, खलील, क्या तुम मेरी जिंदगी का साथी बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर खलील हैरान रह गया। इसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। इसने खुद को चटकी काट कर देखा कि ये सब हकीकत है या नहीं। फिर उलझन में बोला, लेकिन मैडम। मारिया ने फौरन बात काटते हुए कहा, अरे कुछ मत कहो, तुम गरीब हो या अमीर, मुझसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा दिल पसंद है। अमीर लोग तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन तुम जैसा साफ दिल साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर तुम मेरी जिंदगी के हम सफर बनोगे तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। ये कहकर मारिया ने खलील को गले लगा लिया। तब पहली बार दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। थोड़ी देर बाद खलील ने पूछा, मारिया, क्या तुमने सच में मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है? इस पर मारिया हंसकर बोली, हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूं? ये मजाक नहीं हो, में शादी करेंगे। बोलो तुम्हारी हाँ है ना? खलील ने जोश से कहा, हाँ बिल्कुल। फिर मारिया ने कहा, खलील, आज का दिन बहुत खास है, तो चलो आज हम मारिया 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते हैं। खलील हंसकर बोला, हाँ जरूर चलेंगे। वैसे खलील इस बड़े होटल का मालिक था, लेकिन उसने अभी तक कार नहीं खरीदी थी। इसके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी। इस शाम मारिया और खलील मारिया के पास पहुंचे। कार से उतरते ही वो दोनों होटल के गेट की तरफ गए। जैसे ही गेट पर पहुंचे, वहां के चौकीदार ने खलील को कहा, गुड इवनिंग सर। ये देखकर मारिया हैरान हो गई। अरे, ये चौकीदार तुम्हें गुड इवनिंग क्यों कह रहा है? खलील ने हंसकर इसका सवाल टाल दिया और कुछ नहीं बोला। फिर दोनों होटल के अंदर गए तो कुछ मुलाजिम और मैनेजर फौरन खलील के पास आए और बोलने लगे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ये सब देखकर मारिया और ज्यादा अलझन में पड़ गई। इतने में होटल की मैनेजर सिपारी ने कहा, सर आपने तो आज छुट्टी ली थी ना? हमने सोचा था कि आज आप नहीं आएंगे। खलील ने जवाब दिया, अरे सिपारी, ये बस यूं ही दिल चाहा और आ गया। ये सुनते ही मारिया ने खलील का हाथ दबाया और आंखों के इशारे से पूछा, ये कौन है? खलील ने बस मुन्हू मारकर और सर हिलाकर जवाब दिया, पता नहीं। होटल के मुलाजिमीन ने देखा कि खलील बस के साथ मेहमान भी है, तो उन्होंने फौरन एक बेहतरीन टेबल तैयार किया। खलील और मारिया वहां जाकर बैठ गए, लेकिन बार बार मैनेजर और मुलाजिम इनके पास आ रहे थे। ये देखकर खलील से पूछा, सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं? खलील जवाब देने ही वाला था कि तभी एक मैनेजर खातून खाने की फहरिस्त लेकर आई और मारिया से कहा, मैडम, आप क्या ऑर्डर करेंगी? मारिया ने फहरिस्त देखकर कुछ खाने मंगवाए। मैनेजर फहरिस्त लेकर चली गई। फिर मारिया ने दोबारा पूछा, खलील किया, तुम यहां हमेशा आते हो, ये सब तुम्हें जानते क्यों हैं? और तुम्हें सर क्यों पकार रहे हैं? खलील ने कहा, मारिया पहले खाना खा लो, फिर मैं सब बताऊंगा।
वो दोनों खाने लगे। बार बार मैनेजर और मुलाजिम आकर पूछते रहे, सर कुछ और चाहिए। ये सब देखकर मारिया और ज्यादा हैरान हो गई। खाने के बाद मारिया ने मैनेजर को बुलाया और कहा। मैनेजर ने खलील की तरफ देखकर कहा, सर क्या हमें उनका बिल देना है? ये सुनकर मारी गई। ये सुनकर मारिया चौंक गई। ये बिल तुमसे क्यों पूछ रहे हैं? खलील हंसकर बोला, अरे कुछ नहीं, तुम बिल की फिक्र मत करो। फिर खलील ने मैनेजर को कुछ मिठाई लाने का कहा। मारिया ने मिठाई खाई जो उसे बहुत पसंद आई। उसने फिर मैनेजर से कहा, बिल ले आइए प्लीज, अब हमें जाना है। मैनेजर ने जवाब दिया, मैडम हम आपसे बिल नहीं ले सकते। मारिया ने हैरत से पूछा, क्या आज कोई ऑफर है? खाना मुफ्त है। मैनेजर ने परसुकून लहजे में कहा, मैडम जिसके साथ आप आई हैं वो इस होटल के मालिक हैं, उनसे हम बिल कैसे ले सकते हैं? ये सुनते ही मारिया खामोश रह गई। इसने खलील की तरफ देखा और पूछा, ये क्या कह रहे हैं? खलील ने परसुकून लहजे में कहा, हाँ मारिया, वो सच कह रहे हैं। फिर इसने मारिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। खलील इसे अपने कीबन में ले गया। वहां इसने मारिया को अपनी कुर्सी पर बैठाया। टेबल पर मारिया का एक खूबसूरत फोटो फ्रेम में रखा था, जिसके साथ खलील का फोटो भी था। खलील ने मोबाइल निकाला और सपारी को फोन करके कहा, सपारी 2 काफी के कहा, सपारी 2 काफी भेजो और 1 घंटे बाद सब मैनेजर्स की मीटिंग बुलाओ। इस सपारी ने कहा, जी सर, और चली गई। सपारी के जाते ही मारिया खुशी से चीख पड़ी। ये देखकर सारे मुलाजिम और मैनेजर दौड़ते हुए आए। खलील ने कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम लोग अपने काम पर जाओ। सबके जाने के बाद मारिया अब भी हैरान थी। उसके चेहरे पर खुशी और हैरत दोनों झलक रहे थे। खलील उसके करीब आया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ मारिया, ये सच है। ये मारिया 5 स्टार होटल मेरा ही है। और ये सुनकर मारिया खामोश हो गई। उसने खलील को गले लगाया और खलील ने भी उसे बाजुओं में भर लिया। मारिया की आंखों में खुशी और हल्की सी नमी झलक रही थी। फिर खलील ने अपनी जिंदगी का सफर सुनाया। उसने बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, किस तरह मेहनत और जदोजहद के बाद कामयाब हुआ। मारिया उसकी हर बात ध्यान से सुनती रही। इसके बाद खलील ने सब मैनेजर्स और मुलाजमीन को बुलाया और कहा, ये मारिया है मेरी होने वाली बेवी। ये सुनते ही सब ने तालियां बजाएं और दोनों को नेक तमनाएं दी। मारिया खुशी से हैरान रह गई। इसे लग रहा था कि वो ख्वाब देख रही है। फिर उसने खलील का हाथ पकड़ा और गैलरी की तरफ ले गई। बाहर देखते हुए बोली, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? खलील ने परसुकून लहजे में कहा, मारिया, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे एक आम और गरीब लड़के की हैसियत से कबूल करो, और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये सब जाने बगैर ही अपना महबूब और होने वाला हम सफर मान लिया था। जब तुमने मुझे किया तब तुम्हारी नजर में मैं बस एक आम सा लड़का था। ये बात सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पागल, तुम तो सच्चे इंसान निकले, जैसे भी थे। मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन आज तुमने ये सब दुखाकर साबित कर दिया कि तुम में कितनी सलाहियत है। इसलिए मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत अब और भी बढ़ गई है। इतना कहकर मारिया ने खलील के गाल पर एक प्यार भरा बोसा दिया और फिर उसे गले लगा लिया। इस लम्हे खलील को एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बत कितनी गहरी और पाकीज़ा है। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ, जो मोहब्बत, एतमाद और कामयाबी से भरा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत और रिश्ते सिर्फ दौलत, शान और शौकत पर नहीं, बल्कि
इखलास, एतमाद और सच्चाई पर कायम रहते हैं। इस्लाम भी हमें यही दर्ज देता है कि इंसान की इज्जत इसकी मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत में है। अल्लाह ताला कुरान पाक में हालत फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता, लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा मेहनत करें, सच्चाई को अपनाएं, कि हमेशा मेहनत करें, सच्चाई को अपनाएं और रिश्तों में इखलास रखें। जब नीयत साफ हो और अमल मेहनत पर मबनी हो तो अल्लाह भी अपनी रहमत से कामयाबी अता फरमाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।